हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग फिर से न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दो न्यूमेरिकल हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसमें हमने न्यूमेरिकल के वैल्यू कैलकुलेट करने से ज़्यादा हमारा फोकस इस बात पे रखते हैं हम लोग कि ताकि आपको अप्रोच मिले क्वेश्चन को करते कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो डिफरेंट न्यूमेरिकल आ सकता है, डिफरेंट टाइप का आएगा या टाइप भी चेंज हो सकता है, दूसरा वैल्यूज़ तो चेंज होंगे ही जनरली जैसा होता है। तो आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो हम अभी देखो, हम लोग इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें। सबसे पहले तो आप पॉज करके इस न्यूमेरिकल को आपकी कॉपी में कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ जी, अब सुनो। किसी पिंड पर लगने वाले बल के एक्स वाई जेड घटकों को ज्ञात कीजिए। बल के घटक कैलकुलेट करने हैं। इंग्लिश में पढ़ो, फाइंड द एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब मानिए कि हम लोगों को एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड बल के कंपोनेंट तो ये होंगे ना, बल के घटक तो ये होंगे, ये तीनों, मतलब ये तीन चीज कैलकुलेट करनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। जबकि पिंड -205 स्थिति पर है। जो पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी जो पोजीशन है उस पॉइंट P बोल देता हूं, और उसका पोजीशन है -205 पर है। उसकी जो स्थिति है पार्टिकल की, वो पोजीशन जो है वो ये है -205। ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है। मान लो पार्टिकल है यहाँ पर और उस पर फोर्स लग रहा है कुछ, वो कैलकुलेट करना है। क्लियर? और क्या गिवन है? स्थितिज ऊर्जा है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन दिस वन। ये पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, और मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स के कंपोनेंट, बल के घटक कैलकुलेट करने हैं। और मुझे एक पॉइंट भी बताया है कि कहाँ पे करने हैं, -205 पे करना है, ठीक है। चलो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहली चीज तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सॉल्यूशन। हम लोगों को ये पता है कि एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड बल के घटक जिनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। ये पूरे इस क्वेश्चन का टारगेट है। ओके, पता क्या है? एक तो पॉइंट पता है, जो कण है वो कौन सी स्थिति है, कण के निर्देशांक है, कण के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पार्टिकल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,0,0,5। ये इसके कोऑर्डिनेट, इसको पॉइंट P बोल देता हूं मैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,0,5, ठीक है, ये है। आगे पोटेंशियल एनर्जी और दी हुई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा ये है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अपने को जो दी गई है ये है, ठीक है। 1 सेकेंड, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने को पता है, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और लिख सकते हैं हम लोग। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U, और उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू है ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, और येलो कॉपी कर लो, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं थोड़ा ठीक तरीके से ऐसे लिख देता हूँ। ये है 40 + 6x² - 7xy + 8y² + 32z। ये है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं इधर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। दिया क्या गया है? पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा और बल में कोई संबंध होना चाहिए, कोई फॉर्मूला ऐसा मिलना चाहिए जो दोनों को रिलेट करे, उसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सिंस वी नो दैट क्या कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि देखो, फोर्स जो होते हैं वो होता है -del U, ऐसा होता है। फोर्स के कंपोनेंट लिख दूं, अगर मैं इसके घटक लिखूं तो फोर्स के एफ एक्स आई केप, एफ वाई जे केप, एफ जेड के केप,
ऐसा लिख सकता हूँ एफ वेक्टर को। इधर देखो डेल को ऐसे लिखते हैं माइनस डेल बाई डेल एक्स यू आई केप, डेल यू बाई डेल वाई जे केप, डेल यू बाई डेल जेड के केप, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अरे डेल का तो डेल बाई डेल एक्स आई केप होता है, यू डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका ये अंदर ही रहेगा, ये ऐसा आ गया। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ से कंपैरिजन करूँ, तुलना करूँ, दोनों ओर तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर हम लोग दोनों ओर को कंपेयर करें तो देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आई केप का जो कोफिशिएंट है गुणांक एफ एक्स है, यहाँ पर आई केप का कोफिशिएंट क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, और माइनस भी आएगा तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है, तो ये एफ एक्स जो है वो है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। इसी तरीके से एफ वाई जो आएगा वो आएगा डेल यू बाई डेल वाई, बस माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई। और सिमिलर वे में एफ जेड जो आएगा वो आएगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड। ये तीन चीज मिलेगी अपने को, ठीक है, ये तीनों चीजें अपने को मिलेगी। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तो कैलकुलेट करना था, यू पता तो यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, तो आपको एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मिल जाएगा। तो देखो एफ एक्स के लिए फॉर एफ एक्स के लिए क्या करना, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई या डेल यू बाई डेल एक्स, एक ही बात है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, यू का। यू कौन है, ये है यू, पोटेंशियल एनर्जी है, ये है, इसको यहाँ पे ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये लो, इसका मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। करो इसका डिफरेंशिएशन, माइनस तो आएगा 40 का, 40 तो कॉन्स्टेंट है 0, इसका आएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में 12x, इसका आएगा तो देखो y तो कांस्टेंट रहेगा ना, अरे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक x के रिस्पेक्ट में करेंगे y z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x z कांस्टेंट, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -7y, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, ऐसा हो गया। इसमें देखो आएगा 12x और ये माइनस है तो माइनस आ गया, ये fx आ गया, ये तो fx का फॉर्मूला आ गया। लेकिन मुझे फोर्स के कंपोनेंट निकालने उस बिंदु पर, जो बिंदु दे रखा है ना, तो उस पॉइंट पे, तो बिंदु -2 0,5 पर fx, इस पर fx कैलकुलेट करूंगा तो fx आएगा -12, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, इसमें तो केवल x ही है, x का वैल्यू है -2, तो -2, तो ये आ जाएगा 24, ये fx का वैल्यू आ गया। मतलब fx का ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन अब कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उसके लिए x और y z के वैल्यू रख दो, लेकिन केवल इसमें तो केवल x ही है, तो x का वैल्यू रख दिया, ठीक है, ये fx मिल गया अपने को। इसी तरीके से fy कैलकुलेट करना, तो fy के लिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, फिर z के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। एक और करके दिखा देता हूँ, फिर आप z वाला खुद कर लेना, fy वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो fy वाला करते हैं। फॉर fy इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स या डी यू बाई डी एक्स, ये है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो डेल बाई डेल, सॉरी y के इस पर y के, ये लो, ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका, u का, u लिखा है मैंने, u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो देखो क्या मिलता है अपने को, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस तो बाहर है, 40 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर, x तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट 7x तो कांस्टेंट है, y का हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे y का, यहाँ पे 16y, यहाँ पे z है तो z तो कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया उसका।
तो अपने को मिला एफ वाई मिला, ये आया -7 का, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो गया और -16y, ये मिला एफ वाई। ये तो एफ वाई का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है एफ वाई बिंदु पॉइंट -2,0,5 पर, एट द पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो एफ वाई जो आएगा, एफ वाई 7, x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू -2 है, -16, y का वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया -14, ये तो 0 हो गया, ये एफ वाई का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और जो आएगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस पॉइंट की, तो आपको एफ जेड भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड ये तीनों मिल जाएंगे। फोर्स के कंपोनेंट ही कैलकुलेट करने थे, घटक निकालने थे, घटक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये है कि आप एक बार मेथड समझ लोगे ये किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, वो समझ आ गया तो फिर डिफिकल्ट नहीं है न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल करना आसान होता है, टाइम भी कम लगता है न्यूमेरिकल में अगर आता है तो सबसे पहली चीज़ तो आप जब भी न्यूमेरिकल की अप्रोच करो तो सबसे पहले ये सोचा करो कि अच्छा कौन सी यूनिट में से है। इससे क्या होता है, आपको जैसे पूरी बुक है, अभी तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मूले काम आएंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 में ये फॉर्मूले काम आएंगे। लेकिन जब एग्जाम होगा तो सारे फॉर्मूले एक साथ याद रखने होते हैं, तो आपको पहले तो ये सोचना होगा कि अच्छा ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। मान लो आपको समझ आ गया कि यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, अब यूनिट नंबर 1 में कौन से चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, तो उस चैप्टर में इस टाइप के कौन से फॉर्मूले हैं जो इस चीज़ को रिलेट करते हैं, तो आपको लगेगा अच्छा ये फॉर्मूले, तो ये अच्छा ये फॉर्मूले हैं, देखते हैं, तो वो फॉर्मूले लिख लो और फिर सोचो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। ये एक तरीका होता है जब आपको डायरेक्ट आइडिया नहीं लग रहा हो कि यार मैं क्या करूँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब का तरीका ही है। ठीक है ना, बाकी आपको डायरेक्ट पता चल गया तो आपको अच्छा पूछा क्या गया है, क्या दिया गया है, फिर सोचो कि मेरे को इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आता है कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको माइंड में ही सोल्व करना है कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गया, अब मेरे को फॉर्मूला मिल गया, और फॉर्मूला मिल गया उसके बाद में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। और आपके जो क्वेश्चन आते हैं बीएससी में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे डिफिकल्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मिला, चलो ये हो गया आपका, आगे चले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैं कुछ चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। चैप्टर 2 फौकॉल्ट पेंडुलम वाला जो चैप्टर था उससे रिलेटेड। तो देखो फौकॉल्ट पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ लो आप। कितने समय में एक फोकोलोल का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा? इन हाउ मच टाइम विल द ऑसिलेशन ऑफ ए फोकल पेंडुलम कंप्लीट वन टर्न व्हेन इट इज प्लेस्ड एट इक्वेटर एट 45 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एट नॉर्थ पोल। ये एक इसका जो दोलन तल है, जो फोकल पेंडुलम का जो प्लेन है, वो एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा ये पता करना है। और कब पता करना है? जब 3 कंडीशन में है। जब फोकल पेंडुलम भूमध्य रेखा पर हो, जब इक्वेटर पे हो तब पता करना है। एक दूसरी कंडीशन है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हो, 45 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे हो तब, और उत्तरी ध्रुव पर हो, नॉर्थ पोल पर हो तब। इन 3 कंडीशन में आपको दोलन तल का चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगने वाला है, टाइम पीरियड, वो कैलकुलेट करना है कि फोकॉल्ट पेंडुलम का जो प्लेन है वो ऑसिलेशन करेगा तो कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा, वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, फोकॉल्ट पेंडुलम का क्वेश्चन है, नाम दिया गया है ना, फोकॉल्ट पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फोकॉल्ट पेंडुलम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है क्या आपको कि ये दोलन तल का, फोकॉल्ट पेंडुलम के प्लेन का जो ऑसिलेशन का कोई फॉर्मूला पता है? वो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। वो जो एक फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन तो आपको छाप लेना है ना, जिसने नहीं छापा है पॉज करके पहले क्वेश्चन छाप लो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के क्वेश्चन छाप लो। क्वेश्चन छाप लिया? अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सुनो, आपका फोकल पेंडुलम का जो तल है उसका जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा। ये ठीक है, ये एक फॉर्मूला था। ये 2 पाई बाई ओमेगा जो होता था, ये अर्थ का जो रोटेशन होता है, अर्थ का जो घूर्णन होता है अपने एक्सिस पे, उसका टाइम पीरियड था। और 2 पाई बाई ओमेगा क्या होता है?
2 पाई बाई ओमेगा होता है, क्या होता है, आवर्तकाल ही होता है। ये आवर्तकाल तो है, फौकॉल्ट पेंडुलम का जो प्लेन है वो कितने टाइम में साइकिल कवर करेगा वो है। और 2 पाई बाई ओमेगा ये किस चीज़ को, ये पृथ्वी कितने चक्कर में, कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है वो है ये। तो अर्थ के लिए कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 पाई बाई ओमेगा को 24 आवर बाई साइन लेमडा। तो फाइनली जो अपने पास में फॉर्मूला मिला करता था, फॉर्मूला जो मिला करता था वो ये था t इक्वल्स टू 24 अपॉन साइन लेमडा। और जो लेमडा है, ये लेमडा वो लेटीट्यूड ही है कि एक्सांश कोण जो है वो ये है लेटीट्यूड वाला, ठीक है। अब पहला केस, एट इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, जब पेंडुलम को भूमध्य रेखा पर रखा जाए, मतलब जैसे ये अर्थ होता है तो ये बीच वाली जो लाइन होती है 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो जब भूमध्य रेखा पर अगर कहीं पर इसको रखा जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। भूमध्य रेखा का मतलब होता है लेमडा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो 0 डिग्री पर रखा जाए तो साइन लेमडा क्या हो जाएगा, साइन लेमडा हो जाएगा 0, और साइन लेमडा 0 हो जाएगा, साइन 0 जो है 0 हो गया, तो t इक्वल्स टू हो गया 24 अपॉन साइन 0 मतलब 0, तो ये हो गया इन्फानाइट, अनंत हो जाएगा इसका आवर्तकाल। अनंत होने का मतलब है कि ये चक्कर कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ये हो गया, आगे बात करते हैं। पहला केस कंप्लीट हो गया। दूसरा है 45, लेमडा का वैल्यू 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, नॉर्थ लेटीट्यूड पे है ना, 45 डिग्री। तो लेमडा का वैल्यू 45 है, तो t इक्वल्स टू 24 अपॉन साइन 45। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 24 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 × 24 हार, ये हो गया 24 × √2 आर, ठीक है, 24 × √2 घंटे, ये आ जाएगा, आर में है ना। थर्ड जो है लेमडा उत्तरी, ये है, जैसे पहला है ये 0 पे आ गया। अब 45 डिग्री मान लो, 45 डिग्री है। अब 90 डिग्री पे पूछ रहा है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव पे पूछ रहा भी, मतलब ये 90 डिग्री है। तो उत्तरी ध्रुव पे जो है नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होगा लेमडा 90 होगा, तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 24 आवर, 24 घंटे। तो ये आवर्तकाल होगा 24 घंटे। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम लोग ये तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, एक न्यूमेरिकल और बचा है, अगर 2-4 मिनट बचे हैं तो हम उसको भी कर लेते हैं। हाँ, अभी हमारे पास में टाइम है। ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस यूनिट का, ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ और भी टॉपिक्स मैं बाद में करवाने की सोचता हूँ, तो बाद में अगर कभी वक्त मिलेगा तो हम लोग और भी टॉपिक्स पे और भी न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों पे। लेकिन फिलहाल जितना ज़रूरत है आपके सिलेबस वाइज मैंने करवा दिया है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग। ये लास्ट न्यूमेरिकल देख लो आप। यदि पृथ्वी का घूमना रुक जाए, पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, एक तो ऐसे है, एक तो सन के, एक सेकेंड, एक तो सूरज सन के चारों तरफ घूम रही है ऐसे, एक जो होता है पृथ्वी, एक खुद के एक्सिस पे भी रोटेशन होता रहता है, घूर्णन होता रहता है, ठीक है। जैसे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, वो तो खुद के एक्सिस पे होता है, वो यहीं पे घूमती है, 24 घंटा तो उसमें लगता है, दिन रात जो बनते हैं ना, नाइट एंड डे जो होता है वो इसकी वजह से होता है। और ये जो ऐसे ऐसे घूमती है, इसकी वजह से सीजन बनते हैं, और इसमें 365 दिन लगते हैं, एक तरीके से ऑलमोस्ट 365 डेज, 1 साल हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो, यदि पृथ्वी का घूमना रुक जाए, तो ये घूमना रुकने के लिए बोल रहा है, तो ये इसके लिए बोल रहा है। घूमना रुकना या रोटेशन स्टॉप हो जाए, उसका मीनिंग ये सेंस देना चाह रहा है कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब बाकी चीज़ों का जो अफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए, बाकी चीज़ों से अभी हमारे को मतलब नहीं है, ये कहना ये चाह रहा है। घूमना रुकने से मतलब ये, घूमना रुक जाए तो 60 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का परिकलन कीजिए।
गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का परिकलन कीजिए। कहाँ पे? 60 डिग्री अक्षांश पर। 60 डिग्री अक्षांश का मतलब हो गया लेमडा का वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लो। फाइंड चेंज इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब लेमडा 60 डिग्री हो गया। इफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्टॉप्ड, रोटेशन रुक गया। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, रेडियस गिवन है, त्रिज्या पता है अपने को। तो अपने को क्या पूछा गया कि गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा शायद। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उस फॉर्मूले पे आता हूं मैं। सॉल्यूशन, गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी लेमडा जिसको बोलते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ठीक है शायद, यही था फॉर्मूला। परिवर्तन देखना है कि पहले जो नॉर्मली होता है कितना होता है 10, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 9.8, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का। ये गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविटेशनल। ये है जी लेमडा, जो कि अभी कैलकुलेट करना है कि कहां पर है। मुझे तो एक्चुअल में इनमें परिवर्तन कितना हो रहा है अंतर कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर। तो ये हो गया जी माइनस जी लेमडा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ये इसको इधर आ गया, और ये जी माइनस जी लेमडा। ये है कि पहले कितना था और अभी जी लेमडा। लेमडा मतलब कहां पर? लेमडा कितने एंगल पे? 60 डिग्री अक्षांश पे चेक कर रहा हूं मैं। ये है तो मान लो 60 डिग्री, ये भूमध्य रेखा 60 डिग्री अक्षांश मान लो कहीं पे यहाँ पे है। ये लेमडा 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस रेंज में कभी कहीं पार्टिकल है तो वहाँ पर बात करें। तो अंतर पता करना तो डेल्टा जी कर देता हूँ इसको, डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करना कि कितना परिवर्तित हो गया। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब देखो ओमेगा जो है, ओमेगा ये होता है क्या? पृथ्वी जब घूमती है उसका तो जो उसका क्या बोलते हैं उसको, कोणीय वेग, उसका एंगुलर वेलोसिटी, ये वो है। इसका वैल्यू होता है करीब करीब 7.29 इंटू 10 टू पावर -5 रेडियन पर सेकेंड, ये होता है इसका वैल्यू। ये कांस्टेंट है, हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था जब थ्योरी पढ़ी थी तब। ठीक है। दूसरा आर जो होता है, आर का तो वैल्यू पता है अपने को, गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 6.37 इन 10 टू पावर 6 मीटर, 6.37 10 टू पावर 6 मीटर, ये है ना, मीटर में गिवन है। क्लियर है ना, ये मीटर है। अब देखो आर भी गिवन है, ओमेगा पता है, लेमडा पता है 60 डिग्री, तो सबका वैल्यू पुट कर दो ना, डेल्टा जी मिल जाएगा। क्या है अभी ये 7.29 इंटू 10 टू पावर -5 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू रख दो 6.37 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू कॉस स्क्वायर लेमडा। तो कॉस लेमडा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपका। मेन जो चीज़ है वो तो ये है कि आपको ये फॉर्मूला पता हो। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको गुरुत्वीय त्वरण पूछा गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन में कोई भी टर्म पता हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। तो गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड ये फॉर्मूला पढ़ा था कि कहीं पर इफेक्ट होता है तो चेंज होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वो कितना बदल जाता है, ये क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला जो है वो हमने ये पढ़ा था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। ये कंप्लीट हो गया भैया। अब देखो आपके जो बीएससी के सिलेबस में जो है, ये छाप लेना, इसको पॉज करिए। आपके बीएससी की ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1। अब मेरी बात सुनो, आपके बीएससी के अंदर सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, पर ऐसा है कि न्यूमेरिकल आते हैं इजी है और पैटर्न भी ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेमी की उसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। हो सकता है कई बार अलग भी आ जाए, ऐसा कुछ फिक्स हार्ड रूल नहीं होता। तो बट ऐसा है कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल कराए उन्हीं में से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब टाइप उसी टाइप का मिल जाता है। या
हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। तो आपको क्या फोकस करना है, एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसके बाद में उसके जो भी हमने टॉपिक पढ़े ना, उन टॉपिक के लास्ट के जो रिजल्ट आए ना, वो रिजल्ट एक जगह पे फॉर्मूले के तौर पे लिख लेने हैं आपको। एक जगह पे फॉर्मूले के तौर पे लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले ये है, तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उन फॉर्मूले को यूज करना है। तो वो आपको फॉर्मूले दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला, अगर ऐसा है तो ये फॉर्मूला, अगर ऐसा है तो ये, तो वो सारे फॉर्मूले एक जगह पे रख लेने हैं आपको, ठीक है। और बाकी ये थ्योरी करवा दी है मैंने। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि पहले मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट करूँ, थर्ड फोर्थ पहले करेंगे, फिर हम लोग सेकंड यूनिट करेंगे। सेकंड यूनिट ईजी है थोड़ा, तो पहले हम लोग थोड़े हार्ड यूनिट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये कंप्लीट हो गया है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया, ठीक है। ओके।